एरिट्रिया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, सूडान, इथियोपिया और जिबूती के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। इसकी रेड सी के साथ एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, जिसके सामने सऊदी अरब और यमन है। इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से एरिट्रिया की हमेशा से काफी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रही है। यहाँ का टेरेन काफी विविध है, हाईलैंड से लेकर रेगिस्तान और कोस्टल मैदानों तक। अस्मारा, जो राजधानी है, अपनी यूनिक 20वीं सदी की शुरुआत की मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। एरिट्रिया का इतिहास प्रीहिस्टोरिक समय तक जाता है, जब यहाँ शुरुआती इंसानी बस्तियां थीं। एक्सुमाइट किंगडम लगभग 100 सीई में रोमन एम्पायर और प्राचीन भारत के बीच ट्रेड में एक बड़ा प्लेयर था। इसने रेड सी के जरूरी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया, जिससे एक गहरी कल्चरल और रिलीजियस विरासत बनी। यह प्राचीन विरासत एरिट्रिया की नेशनल पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1869 में स्वेज कैनाल के खुलने के साथ एरिट्रिया के कोस्ट की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और भी आज गई। इस वाटरवे ने यूरोप और एशिया के बीच समुद्री रास्ते को छोटा कर दिया, जिससे रेड सी ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत जरूरी चौक पॉइंट बन गया। 19वीं सदी के आखिर में एरिट्रिया में यूरोपियन कॉलोनियल रूल की शुरुआत हुई। इटली ने रेड सी कोस्ट पर अपनी पकड़ बनाई और असाब पोर्ट से अंदर की तरफ फैलना शुरू किया। 1 जनवरी 1890 को एरिट्रिया को इटालियन कॉलोनी घोषित कर दिया गया, जिससे विदेशी शासन और सामाजिक बदलावों का एक नया दौर शुरू हुआ। इटालियन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, सड़कें, रेलवे और पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई। एरिट्रिया के लोगों को मॉडर्न स्किल्स सिखाई गई, लेकिन उनकी जमीन अक्सर इटालियन सेटलर्स के लिए छीन ली जाती थी। एजुकेशन के मौके बहुत कम थे, जिससे एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार हुई जो हुक्म मानने वाली हो। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एरिट्रिया एक बैटल ग्राउंड बन गया और 1941 में ब्रिटिश सेना ने इटालियंस को बाहर निकाल दिया। एरिट्रिया ब्रिटिश मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आ गया, जिससे नई पॉलिटिकल संभावनाएं खुली। कई पॉलिटिकल ग्रुप्स उभरे, कुछ आजादी की वकालत कर रहे थे तो कुछ इथियोपिया के साथ जुड़ने की। इथियोपिया एम्परर हैले सेलासी के अंडर एरिट्रिया को अपने में शामिल करने के लिए लॉबिंग कर रहा था। एरिट्रिया के अंदर राय बंटी हुई थी। कई मुस्लिम्स आजादी चाहते थे और कुछ क्रिश्चियंस इथियोपिया के साथ जुड़ने का समर्थन कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस ने 1952 में एरिट्रिया को इथियोपिया के साथ फेडरेट करने का फैसला किया, एक ऐसा समझौता जो आखिर में नाकाम साबित हुआ। 1952 में एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच फेडरेशन बना, जिसका मकसद एरिट्रिया को ऑटोनॉमी देना था। लेकिन इथियोपियन सरकार ने एरिट्रिया की पॉलिटिकल आजादी को खत्म कर दिया। एरिट्रिया का झंडा बदल दिया गया और अम्हारिक को ऑनऑफिशियल भाषा बना दिया गया। 1962 में इथियोपिया ने एरिट्रिया पर कब्जा कर लिया और फेडरेशन को भंग कर दिया। इस कदम ने एरिट्रिया के आजादी के संघर्ष को तेज कर दिया। आजादी की यह जंग 3 दशकों तक चली। एरिट्रिया के फाइटर्स ने इथियोपियन आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला वॉर लड़ी। एरिट्रियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (EPLF) सबसे बड़ा लिबरेशन मूवमेंट बना। मई 1991 में EPLF की सेनाएं अस्मारा में दाखिल हुईं। एक अंतरिम प्रोविजनल सरकार बनाई गई। अप्रैल 1993 में एरिट्रिया के लोगों ने आजादी के लिए वोट दिया। 24 मई 1993 को एरिट्रिया ने अपनी आजादी की घोषणा की। इसायास अफवर्की देश के पहले प्रेसिडेंट बने। 1997 में एक नया संविधान मंजूर किया गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ। एरिट्रिया का कल्चर एक रिच मोज़ेक जैसा है, जो इसके 9 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की परंपराओं से बुना हुआ है। तिग्रिन्या और अरबी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वर्किंग लैंग्वेजेस हैं और स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मुख्य धर्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है और दोनों धर्मों को मानने वाले लगभग बराबर बंटे हुए हैं। एरिट्रिया का खाना इथियोपियन खाने से काफी मिलता जुलता है। कॉफी एरिट्रिया की सोशल लाइफ में एक खास जगह रखती है और यहाँ एक पारंपरिक कॉफी सेरेमनी भी होती है। बड़ी मुश्किल से मिली आजादी के बाद एरिट्रिया के सामने देश बनाने का बहुत बड़ा काम था। 1998 से 2000 तक एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच विवादित इलाकों को लेकर एक खूनी बॉर्डर वॉर हुई। 2000 में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, लेकिन इथियोपिया ने फैसले को पूरी तरह से लागू नहीं किया। इससे न जंग न शांति का एक लंबा दौर चला। सरकार ने एक बड़ी मिलिट्री रखी
जिसे अनिश्चितकालीन नेशनल सर्विस से सपोर्ट मिलता था। यह पॉलिसी एरिट्रिया के नौजवानों के बड़े पैमाने पर देश छोड़ने का कारण रही है। नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस की वजह से पॉलिटिकल सुधार रुक गए। 2001 में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर नेशनल प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। हाल ही में एरिट्रिया 2020 में शुरू हुए इथियोपिया के टिग्रे रीजन के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो गया। एरिट्रिया की सेनाओं ने इथियोपियन फेडरल आर्मी के साथ मिलकर टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस वॉर की वजह से टिग्रे में एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया। 2022 में पीस एग्रीमेंट के बाद भी एरिट्रिया के सैनिकों से जुड़े अत्याचारों की खबरें आती रहीं। 2025 तक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हालात मुश्किल और बदलते हुए बने हुए हैं। टिग्रे वॉर ने गहरे जख्म छोड़े हैं और शांति अभी भी नाजुक है। वॉर ने लोकल इकोनॉमी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, जिससे कई घर और खेत वीरान हो गए। अगर बड़े रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इथियोपिया ने रेड सी पोर्ट तक पहुंच की इच्छा जताई है। एरिट्रिया की फ्यूचर स्टेबिलिटी और खुशहाली इन रीजनल डायनामिक्स और अपनी अंदरूनी चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता से जुड़ी हुई है।